हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो WCL का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 डिस्कस किया था और साथ में एनुअल रिपोर्ट डिस्कस किया था WCL का। आज मैं पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करूंगा। और साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो BCCL का जो फॉर्म निकला हुआ है उसके लिए डेडिकेटेड बैच एक स्टार्ट हुआ है। जस्ट आज ही ये बैच स्टार्ट हुआ है। 6:30 बजे से इसका बैच का स्टार्ट है। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विद्या ऐप आपका गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। न्यू एप्लीकेशन है। मैं आप लोगों के साथ एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ूंगा। यदि आप इंटरेस्टेड है BCCL के क्लास को लेकर तो बहुत नॉमिनल फी में आपको क्लास कराया जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या एक नंबर में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इन विच अंडरग्राउंड माइंस ऑफ WCL एन एक्सीडेंट अकर ऑन 25/10/2018 को, मतलब 25 अक्टूबर 2018 को एक एक्सीडेंट हुआ था WCL में अंडरग्राउंड माइंस में, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। वो आपका कौन सा माइंस था? वो माइंस आपका नेहरिया था। वो कौन सा अंडरग्राउंड माइंस था? नेहरिया माइंस था। नेहरिया माइंस आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? छिंदवाड़ा में। ये हो गया। इसका रीजन क्या था? रीजन क्या था? तो आपका रीजन था रूफ फॉल हुआ था। कितना बजे रूफ फॉल हुआ था? सेकंड शिफ्ट में 2 बजे फॉल हुआ था, 2 PM में। इसमें आपका 25/10/2018 को, जिसमें आप लोग को 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ तक आपने समझा। इसके साथ ही जैसा कि एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ बहुत सारा जानकारियां लेकर आता हूँ, बस मैं आपके साथ इसमें भी शेयर करता हूँ। ये जो WCL है, WCL कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। कोल इंडिया का यदि पूछा जाए कि कितनी सब्सिडरी कंपनी अभी फिलहाल के लिए है, तो फिलहाल अभी करंट में 10 सब्सिडरीज कंपनी है। यहां तक समझे। कोल इंडिया का एक सब्सिडरी आपका हो गया WCL। ये WCL ये आपका मिनी रत्ना कंपनी है। कौन सा कंपनी है? आपका मिनी रत्ना कंपनी है। इसको 15 मार्च 2007 को मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है। ये समझ के इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है WCL का, इसका स्टेब्लिशमेंट आपका 1 नवंबर 1975 को हुआ है, कोल इंडिया के बनने के साथ ही। यहां तक आप समझे। ये जो WCL है ये आपका 2 स्टेट में फैला हुआ है। कितने स्टेट फैला हुआ है? 2 स्टेट्स में। क्या क्या है? एक महाराष्ट्र है और दूसरा आपका मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र में आपका 3 जिला में, मध्य प्रदेश में आपका 2 जिला में। महाराष्ट्र में 3 जिला आपका क्या क्या है? एक आपका नागपुर है, लिख लीजिएगा, मैं सारा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। नागपुर है, दूसरा आपका चंद्रपुर है, तीसरा आपका यवतमाल है। ये हो गया। मध्य प्रदेश में आपका 2 है, एक आपका बैतूल है और दूसरा आपका छिंदवाड़ा है। ये हो गया। टोटल आपका 55 माइंस है। कितने माइंस है? 55, जिसमें से आपका 34 आपका ओपन कास्ट और आपका 21 अंडरग्राउंड माइंस है। ये आपने WCL के बारे में जाना। अभी के लिए कोल इंडिया का यदि जॉइंट सेक्रेटरी के बारे में पूछा जाए तो SH भवानी प्रसाद पति। ये हो गया। यदि कोल मिनिस्टर के बारे में पूछा जाए, कोल मिनिस्टर के बारे में SH प्रहलाद जोशी। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यदि WCL का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाए, हेडक्वार्टर इसका नागपुर में। यहां तक आपने इस क्वेश्चन के माध्यम में आपने यहां तक जानकारी प्राप्त की। अब मैं आप लोगों के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। पैनल साइज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर देन द इंक्यूबेशन पीरियड। पैनल साइज इस चारों में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है जिसपे पैनल साइज डिपेंड नहीं करता है? देखिए, पैनल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि ताकि कोयला को इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही कोयला को काट कर निकाला जा सके। यदि आप इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर यदि कोयला को काट कर नहीं निकालते हैं, डेवलपमेंट के केस में हम लोग पैनल बनाते हैं, तो कोयले में आग लग जाएगी, फिर उसको हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पैनल बना के हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ तक समझे। तो डिग्री ऑफ गैसीनेस, यदि आपका हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस रहेगा तो आपको पैनल का साइज उसके अनुसार रखना है। यदि लोअर डिग्री ऑफ गैसीनेस है तो आपको पैनल का साइज बड़ा रख सकते हैं, और हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस है तो आपको पैनल का साइज छोटा रखना पड़ता है। तो समझे। इंक्लाइनेशन ऑफ सीम, यदि सीम आपका ज़्यादा इंक्लाइनेशन में रहेगा तो क्या होगा कि आपको पैनल छोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो हायर इंक्लाइनेशन रहता है ना, तो कोयले को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एज कंपेरिजन टू फ्लैट सीम। सिम थिकनेस, जितना मोटी सिम रहेगी आपको पैनल का साइज उतना बड़ा रखना पड़ेगा, और सिम का थिकनेस कम रहेगा तो फिर आपको पैनल का साइज छोटा रखना है। लेकिन जो ग्रेड ऑफ कोल है, कोयला का ग्रेड से कोई डिपेंड नहीं करता है, किसी भी ग्रेड का रहे
जो पैनल का साइज है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपने समझा, तो ये आपका सही आंसर ये था आपका। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। जनरली 5 से 6 गैलरीज को मिलाकर एक पैनल बनाया जाता है। इसी चीज को भी लिख लीजिए कि ताकि आपको कभी एक क्वेश्चन पूछे, जनरल 5 से 6 गैलरी को मिलाकर पैनल बनाया जाता है। पैनल इसलिए बनाया जाता है कि कोयले को इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही निकाला जा सके। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ मेन इनटेक इन डिस्ट्रिक्ट शुड बी। एक डिस्ट्रिक्ट में आपका जो मेन इनटेक कितने होने चाहिए, तो कम से कम आपका मेन इनटेक 2 होना चाहिए। ये हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच टेस्ट इज डन बाय फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में यदि आप गैस टेस्टिंग का एग्जाम दिए होंगे या फिर अभी तो एग्जाम को खत्म कर दिया गया है, जो आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प से हम लोग कितने प्रकार की जांच कर सकते हैं। तो सभी लोगों का आंसर ये होता था कि सर हम लोग जमा जांच और परसेंटेज जांच दोनों कर सकते हैं, मतलब जमा जांच और प्रतिशत जांच। तो शुरू में क्या करते हैं हम लोग जमा जांच करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज जांच करते हैं। तो मतलब उसमें दोनों जांच करते हैं। ये आप समझिए, मतलब एक्यूमुलेशन टेस्ट एंड परसेंटेज टेस्ट दोनों हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प से करते हैं। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। सिर्फ ए को टिक आउट करते तो भी गलत हो जाता, सिर्फ परसेंटेज को टिक आउट करते तो भी गलत हो जाता, नॉन ऑफ द अबव होगा ही नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रूफ बोल्ट्स इज टेस्टेड फॉर एंकरेज टेस्ट। आप रूफ बोल्ट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जिन्होंने भी सपोर्ट का अच्छे तरीके से यदि आपको जानकारी है तो रूफ बोल्ट के बारे में आप 110% जानते होंगे। रूफ बोल्ट हम लोग रूफ को सपोर्ट देने के लिए हम लोग रूफ बोल्ट लगाते हैं, जिसमें से हम लोग एंकरेज टेस्टिंग करते हैं। उस एंकरेज टेस्टिंग कितना परसेंट का करते हैं, तो 10% का करते हैं। उस 10% में से आपका जो 1% है उसमें हमको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। 1% रूफ बोल्ट का हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यहां तक समझे। और 9% का हम लोग डिजाइन टेस्ट करते हैं। यहां तक आपने समझा। जिसमें से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है, हम उस रूफ बोल्ट को उतना लोड देते हैं जब तक कि वो खींचकर बाहर निकल ना जाए। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कितना परसेंट करते हैं, 1% करते हैं, 1% रूफ बोल्ट का, समझ गए। डिजाइन टेस्ट हम लोग 9% का करते हैं। जितना हम लोग रूफ बोल्ट लगाए उसका 9% हम लोग डिजाइन टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि इस रूफ बोल्ट को जितना लोड लेने के लिए डिजाइन किया गया है उतना लोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो आधे घंटा में कितना, आधे घंटे में आपका 2 से 3 टन लोड लेता है। ये चेक किया जाता है कि 2 से 3 टन आधे घंटे में लोड ले रहा है क्या नहीं। ये समझ गए। 2 से ढाई घंटे में ये 5 टन तक लोड लेता है। कितना लेता है, आधा घंटा में आपका 2 से 3 टन तक, और आपका 2 से ढाई घंटे में 5 टन तक, और 24 घंटे में आपका 8 से 10 टन तक। इसको ये चेक किया जाता है डिजाइन टेस्ट में कि ये रूफ बोल्ट आपका ये लोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। यहाँ तक समझे। आगे हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। डोजर इज यूज फॉर विच पर्पस। डोजर को हम लोग किस पर्पस में यूज करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जो देखिए जो WCL में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये चीज देखकर घबरा मत जाइए कि डीए क्या कहते हैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल जो आपको पिछले साल पूछा गया है वही लेवल का रहेगा। थोड़ा ध्यान, थोड़ा सतर्कता होने की जरूरत है। थोड़ा मतलब सतर्क आपको रहना है। अदर बुक भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है कि ताकि यदि कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये टर्न करे तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाए। नॉर्मल क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि डोजर को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डोजर को हम लोग अंडरग्राउंड में यूज करते हैं, ओपन कास्ट में। तो डोजर एक ओपन कास्ट का मशीनरी है, ये समझ गए। तो यूज किसके लिए करते हैं, इसको हम लोग किसी भी मटेरियल को पुश करने के लिए, ठेलने के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो पुशिंग ऑफ मटेरियल हम लोग डोजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है, पुशिंग मटेरियल, ये हो गया। लोडिंग मटेरियल इनटू डंपर, तो आपका जो डंपर में जो मटेरियल को लोड करता है वो कौन करता है, तो आपका जैसे इलेक्ट्रिक शॉवेल हो गया, इलेक्ट्रिक शॉवेल बोलिए, या नॉर्मल आप शॉवेल ही बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक शॉवेल बोलिए, लोडर बोलिए, जो मतलब डंपर में मटेरियल को लोड करने के पर्पज से यूज किया जाता है, ये समझे। पुशिंग आप समझ गए, मतलब मटेरियल को ठेलने के लिए। जनरली इसको डंप वगैरह में आप जरूर देखे होंगे। ये आपका जो डोजर जो है, डोजर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा माउंटेड होता है। तो डोजर आपका व्हील या व्हील और टायर, कोई में आपको व्हील माउंटेड टायर डोजर आपको देखने को मिलेगा, कोई आपको टायर माउंटेड डोजर देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू पर्पस।
ये समझे। यदि क्वेश्चन ग्रेडर से पूछ देगा कि ग्रेडर कौन सा माउंटेड होता है, याद रखिएगा ग्रेडर आपका टायर माउंटेड ही होता है, टायर माउंटेड। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मिनिमम एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ मीथेन, मीथेन का मिनिमम एक्सप्लोजन लिमिट क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लोग भी जानते होंगे कि मिनिमम एक्सप्लोजन लिमिट आपका 5.4 होता है, ये आपको टिक आउट करना था। और 14.8 जो है मीथेन का मैक्सिमम एक्सप्लोजन लिमिट है। गैस टेस्टिंग का यदि आप लोग एग्जाम का तैयारी जरूर किए होंगे, यदि बुक से पढ़े होंगे, ये आपको डाटा बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर इज चेक्ड बाय विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं चारों में से। तो बैरोमीटर से चेक नहीं करते हैं, तो बैरोमीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब, यहां तक समझे। एनीमोमीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं, एयर वेलोसिटी। एनीमोमीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं, एयर वेलोसिटी। और कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, जैसे वेलोमीटर भी, वेलोमीटर से भी हम लोग एयर वेलोसिटी को चेक करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं, बच गया रीलिंग हाइग्रोमीटर एंड काटा थर्मोमीटर। काटा थर्मोमीटर से हम लोग कूलिंग पावर चेक करते हैं। उसके बाद एयर वेलोसिटी, ये हो गया। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ तक समझे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग रीलिंग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हालांकि रीलिंग हाइग्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। इसमें से हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों को करते हैं, मेजर करते हैं, और उसके अनुसार हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। इसमें आपको वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए पूछा जाए तो आपको रीलिंग हाइग्रोमीटर को टिक आउट करना था। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस शुड नॉट एक्सीड, कोई भी वर्किंग प्लेस में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप लोग रेगुलेशन, आप लोग स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का रेगुलेशन पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। आप हमको कमेंट करके बताइए स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कौन से रेगुलेशन में पड़ता है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप, आपका तैयारी क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन किस रेगुलेशन में आपको ये बताना पूछ रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन आपका लिखा हुआ है कि किसी भी वर्किंग प्लेस का, किसी भी वर्किंग प्लेस का वेट बल्ब टेम्परेचर यदि मतलब 33.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, 33.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए। ये आपका सही आंसर हो गया। लेकिन यदि किसी वर्किंग प्लेस का वेट बल्ब टेम्परेचर आपको 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो वहां पर हवा का गति आपको 1 मीटर पर सेकंड कम से कम रखना है। टेम्परेचर, किसी कार्यस्थल का वेट बल्ब टेम्परेचर यदि आपका 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो पर पर्सन जो 2 लीटर पानी देते थे ना, उसके जगह में 2 लीटर जो पानी देते थे ना, उसके जगह में आपको 3 लीटर पर पर्सन देना है। 3 लीटर पर पर्सन आपको पीने का पानी देना। अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्केल ऑफ लैट्रिन फॉर मेल एम्प्लॉयड इन एवरी माइन, मतलब प्रत्येक माइंस में मेल एम्प्लॉयड के लिए जो स्केल लैट्रिन दिया जाता है वो किस स्केल पे दिया जाता है। सभी लोगों को पता है, मेल हो या फीमेल हो, पर 50% पर आपको लैट्रिन की व्यवस्था दी जाएगी। ये हो गया। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ डज द वर्कमैन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड इन अ माइन, जो हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर मतलब WI को जो अपॉइंट माइंस में किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो आपका प्रोडक्शन के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं, आप लोग को सभी लोगों को पता है कि मैन पावर के बेसिस पे। मैन पावर क्या रहता है, आपका माइंस का जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, आपका ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड यदि 500 या उससे अधिक हो जाए, 500 या उससे अधिक हो जाए तो आपको WI डेजिग्नेट करना है। कौन करता है, आपका ऑनर एजेंट या मैनेजर। ये समझे कितने को करता है, स्टार्टिंग में 1500 तक, यदि 1500 तक आपका ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो आपका 3 WI रहेंगे। किससे, एक मैकेनिकल से, एक आपका माइनिंग से, एक आपका इलेक्ट्रिकल से। यदि आप वर्कमैन इंस्पेक्टर का वीडियो आप हमारा नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आपको WI के बारे में अच्छी तरीके से सब कुछ जानकारी हो जाएगी। फिर भी मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन पे मैं आपके साथ और भी जानकारी शेयर करता हूँ। ये तो आपका था एज पर रूल। एक आपका सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का एक रिकमेंडेशन था, 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का। उनका क्या रिकमेंडेशन था कि 100 या इससे अधिक, 100 या इससे अधिक यदि वर्कर है, कहाँ, जिस माइंस में आपका HEMM चलता हो
या मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस, मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस में तो आपको क्या रखना है, वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है 100 या उससे अधिक वर्कर पे, ये समझ गया। WI किस फॉर्म में अपना रिपोर्ट लिखता है, फॉर्म यू में, ये आपने समझा। कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम माइंस का कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेन्योर कितना होता है, टेन्योर आपका एक बार में 3 साल होता है, ये आपने समझा। कितना सप्ताह में कितना दिन ड्यूटी करेगा WI का, तो आपको 2 डेज ड्यूटी करेगा। यहाँ तक आप समझे। 1500 से जैसे ही आपका नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एम्प्लॉय पार हो जाएगा तो 1000 या उसके भाग पर, 1000 उसके भाग पर आपको एक एक्स्ट्रा माइनिंग का रखना है। 1501 से लेकर 2500 तक कितना हो जाएगा, 4 इस तरह करके एक करके बढ़ता जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ, अंडर विच रेगुलेशन माइनिंग सरदार शुड अपडेट रिपोर्ट। तो माइनिंग सरदार आपको किस रेगुलेशन के तहत आपको रिपोर्ट को अपडेट करता है। इसमें आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, यदि आप पढ़े होंगे तो ये 2 रेगुलेशन फंस जाइएगा। यदि आप पढ़े होंगे तो इस 2 रेगुलेशन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 130 में तो आपको पता है कि ये अवॉइडेंस ऑफ डेंजर है, अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। अवॉइडेंस डेंजर में इसमें क्या बताता है, इस रेगुलेशन में, इस रेगुलेशन ये बताता है कि यदि डिस्ट्रिक्ट में आप यदि कोई कंपेनियन पर्सन जाता है या माइंस सरदार जाता है, यदि आपको खतरे की हालत में पाता है, वहाँ जितने भी आदमी उसको आपको बाहर निकालना है, ये कहता है। उसका जब तक मैनेजर उसका इंस्पेक्टर करके जब तक आपको सही नहीं बताएगा तब तक वहाँ पर आपको काम नहीं करना है। रेगुलेशन 130 बताता है। रेगुलेशन 17 क्या है, रेगुलेशन 17 भी आपको माइनिंग सरदार का ही है, लेकिन उसमें क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। रेगुलेशन 17 क्या है आपका, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माइनिंग सरदार, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माइनिंग सरदार। यहाँ तक तो आपने समझा। लेकिन एक 48 और 129 में क्या है, 48 में क्या है ना आपका, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार। और आपका 129 में क्या है, एग्जामिनेशन बाय माइनिंग सरदार, एग्जामिनेशन बाय माइनिंग सरदार, मतलब माइनिंग सरदार के द्वारा जांच। तो आपको क्या पूछा गया था कि देखिए जब जांच करेगा तभी ना रिपोर्ट करेगा, तभी ना आपका अपना रिपोर्ट अपडेट करेगा, तो आपको 129 मानना है, ये आप समझ गए। जनरली वो शिफ्ट स्टार्टिंग के 2 घंटे के अंदर वो पहला इंस्पेक्शन कर लेगा और पूरे शिफ्ट भर में कम से कम 3 बार वो इंस्पेक्शन करेगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ड्यूटी पूछा किस रेगुलेशन के तहत करता है, तो रेगुलेशन जो 129 के तहत 48 के तहत उसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और जो आपका कोई भी रिपोर्ट अपडेट करता है, जांच वगैरह करता है, तो 129 के तहत, ये समझ गए। अब हम लोग अगला रेगुलेशन की ओर बढ़ते हैं, यही वाला आपका 47 रहता है, तो सरदार का ओवरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, याद रखिएगा। व्हेन CMR 1957 इज अपडेटेड, 1957 जो आपका कोल माइंस रेगुलेशन था उसको कब अपडेट किया, कब अपडेट किया गया, तो ये आप लोग सभी लोगों को पता है कि 2017 में अपडेट किया गया। तो 2017 में कब अपडेट किया गया, 27 नवंबर, कब किया गया, 27 नवंबर 2017 को अपडेट किया गया, ये आपने समझा। इसमें पूछ सकता है कि इसमें कितने शेड्यूल है, इसमें कितने शेड्यूल है, जो अभी 2017 को जो अपडेट किया गया इसमें आपका ओनली एक शेड्यूल है, समझ गए। पूछेगा कि रेगुलेशन कितने हैं, तो रेगुलेशन आपका 260 है। पूछेगा चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर आपका 17 है। ये आपने एक मोटा मोटी जानकारी जो आप सभी लोगों को पता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे राजमहल माइंस आर कम्स अंडर विच सब्सिडरी, राजमहल माइंस आपका किस सब्सिडरी के अंतर्गत आता है, तो ये सभी लोगों को पता है। जो राजमहल है वो आपका ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का एक राजमहल आपका एक माइंस है, ये आपने समझा। तो आपका ECL लगाना है। राजमहल कोल माइंस में एक आपका डिजास्टर हुआ था, क्या हुआ था, डिजास्टर। ये कब हुआ था, 29 दिसंबर 2016 को। कौन से शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, कितना बजे, 7 बजे। ये समझे क्या प्रॉब्लम हुआ था, स्लोप फेलियर हुआ था, क्या हुआ था, स्लोप फेलियर, ये आपने समझा राजमहल माइंस के बारे में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्लोप स्टेबिलिटी रडार वाज प्लेस्ड इन विच माइंस, WCL के किस माइंस में सबसे पहले आपका स्लोप स्टेबिलिटी रडार को प्लेस किया गया था, ये आप लोग भी पढ़े होंगे, ये शास्त्री माइंस में किया गया था, ये हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट इन द बॉटम ऑफ द ओवरबर्डन डंप, ओवरबर्डन डंप का सबसे बॉटम में आपको इसमें से कौन सा चीज को आपको नहीं रखना है, तो क्या लिखा हुआ, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट एकदम रख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। मैसिव सैंडस्टोन, सैंडस्टोन को भी रख सकते हैं, आपको ये होगा नहीं। ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब काली मृदा को आपको बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि काली मृदा में वो फ्रिक्शन होता नहीं, वो कोई एडिशन फोर्स होता नहीं है, जैसे ऊपर से लोड पड़ेगा वो फिसल के आगे बढ़ जाएगा, डंप स्लाइड कर जाएगा, ये आपको टिक आउट करना था, ये हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच गैस इज डिटेक्टेड बाय CO डिटेक्टर, CO डिटेक्टर के द्वारा हम लोग कौन सा गैस को डिटेक्ट करते हैं, तो आपका ऑप्शन पर क्लियर लिखा हुआ है D, CO लिखा हुआ है, तो आप तो आराम से टिक आउट कर सकते हैं। और कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं, तो हुलामाइट डिटेक्टर हो गया, हुलामाइट डिटेक्टर हो गया। उसके बाद आपका होपका लाइट हो गया, होपका लाइट डिटेक्टर हो गया।
उसके बाद आपका पीएस डिटेक्टर हो गया, उसके बाद आपका मल्टी गेज डिटेक्टर हो गया। इस प्रकार करके हम लोग सीए को डिटेक्ट करते हैं। ये हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है परमिसिबल लिमिट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसिबल लिमिट क्या है, सभी लोगों को याद है 50 ppm। ये हो गया। ये समझे। 5 ppm किसका होता है, नाइट्रस फ्यूम्स का। किसका होता है परमिसिबल लिमिट, नाइट्रस फ्यूम्स का। ये आपने समझा। यदि CO2 का परमिसिबल लिमिट पूछा जाए तो आप सभी लोगों को पता है कि 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। आप हमको ये बताइए इसको यदि ppm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ppm इसका परमिसिबल लिमिट है। कमेंट में आप जाकर जरूर कमेंट करें। ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आता होगा, और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन में बहुत सारा नॉलेज शेयर हो जाए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, ताकि आपको एक ही वीडियो में आप बहुत सारा चीज़ रिवाइज कर लें। मैं आप लोगों को फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं कि संतोष क्लासेस आपका वेलकम करता है 10 मई 2023 को। एक ऑनलाइन बैच में आपके साथ शेयर करूंगा विद एप्लीकेशन विद्या। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन अभी आया हुआ है। सारा क्लास आपको रिकॉर्डेड भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा, और बहुत सारे आप लाइव क्लास के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत नॉमिनल फी पे। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। इसके बाद का आपका इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्विंग फैक्टर रिलेटेड भी। मैंने आपके साथ एक वीडियो में स्विंग फैक्टर क्या होता है, आपका स्वेल फैक्टर क्या होता है, सारा चीज डिस्कस किया। इसमें आपको देरी न करना चाहता हूँ। स्विंग फैक्टर आपका एक्सेवेटर से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं अगला में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंटिग्यूअस सीम मींस द पार्टिंग बिटवीन टू सीम्स इज विद इन। कंटिग्यूअस सीम आप लोग सभी लोगों को जानकारी है। कंटिग्यूअस सीम हम लोग पढ़ते हैं कंटिग्यूअस वर्किंग में और मल्टी सेक्शन वर्किंग में। ये कौन सा रेगुलेशन से बिलोंग्स करता है, रेगुलेशन 118 से। यहाँ तक आप समझे। मल्टी सेक्शन वर्किंग क्या होता है, मल्टी सेक्शन वर्किंग होता है जब हम लोग किसी थिक सिम में काम करते हैं तो अलग अलग सेक्शन में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेक्शन वर्किंग हो गया। कंटिग्यूअस सिम क्या होता है, जब दो सिम के बीच का पार्टिंग विद इन 9 मीटर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस सिम, विद इन 9 मीटर। आपका ये आपका करेक्ट आंसर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द हेड क्वार्टर ऑफ डीजीएमएस इज लोकेटेड इन। जो भी माइनिंग का एग्जाम देते हैं सभी लोगों को याद है कि जो डीजीएमएस का जो हेड क्वार्टर है आपका धनबाद में है। ये आप समझे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एचएफएल। एचएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल। हाईएस्ट फ्लड लेवल आपको ये टिक आउट करना था। हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो माइन का जो इंट्रांस होता है, माइन का जो इंट्रांस होता है वो आपका एचएफएल से हाईएस्ट फ्लड लेवल से आपको कम से कम 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए एज पर रेगुलेशन। एज पर सर्कुलर आपका 3 मीटर ऊपर होना चाहिए। कौन सा, माइन का एंट्रांस एचएफएल से। एचएफएल से 1.2 मीटर नीचे आपका डेंजर लेवल होता है। ये हो गया। और डेंजर लेवल के जस्ट नीचे आपका विड्रॉवल लेवल होता है। विड्रॉवल लेवल, विड्रॉवल लेवल कितना नीचे होता है ये डिपेंड करता है कि आपका माइंस उस वाटर बॉडी से कितना दूर या कितने सामने है। समझ गया ना। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, फुल फॉर्म ऑफ एचओई। एचओई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो आपका होता है हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट। क्या होता है, हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, H/L इन स्टोविंग। स्टोविंग में H/L का मतलब क्या होता है, तो स्टोविंग में आपका जो H/L का मतलब होता है हाइट बाय लेंथ। हाइट बाय लेंथ किसमें, स्टोविंग में। समझ गए। जब डिक्लेयरिंग करते हैं तो हम लोग जो भरते हुए आते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोविंग। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन जनरल बॉडी ऑफ एयर शुड नॉट बी लेस देन। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको किसी भी कंडीशन में आपको 19% से कम नहीं होना चाहिए। पूछा जाता है कि इनटेक एयरवे में, पूछा जाता है कि इनटेक एयरवे में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है। तो यदि बाय वेट पूछा जाए, बाय वेट पूछा जाए तो 23.15% होता है इनटेक एयरवे में। समझ गए। ऑक्सीजन का वेट में बता रहा हूँ, ऑक्सीजन का परसेंटेज बता रहे बाय वेट। और बाय वॉल्यूम यदि पूछा जाए तो 20.93% पाया जाता है बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इन इनफ्लेमेबल गैस द इनफ्लेमेबल गैस कंसंट्रेशन इन द रिटर्न ऑफ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट शुड बी। जो इन इनफ्लेमेबल गैस जनरली CH4 का बात किया जा रहा है वो आपका रिटर्न जो होता है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का उसमें आपका कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपका 0.75 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1.25 आपका किसी भी अन्य जगह आपका 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। रिटर्न में 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। समझे। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नॉन एल रिलेटेड विथ। आप लोग को बताए थे कि इसका जो जस्ट इसका पीछे का जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें देखिएगा नॉन एल का हम लोग VOD के बारे में बात किए थे। जो नॉन एल का जो VOD होता है नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का 2000 मीटर पर सेकंड होता है। उसमें मैंने आपके साथ और भी एक्सप्लोसिव का डिस्कस किया था, बार बार मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नॉन एल आपका ब्लास्टिंग से रिलेट करता है, ये समझ गए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वेयर कंट्रोल ब्लास्टिंग इज डन। कंट्रोल ब्लास्टिंग हम लोग कहाँ करते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग हम लोग वैसे जगह करते हैं जहाँ पर सबसे अधिक वाइब्रेशन इंड्यूस्ड होता है, उस वाइब्रेशन के कारण घरों में क्रैक आ जाता है, तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। और किसके लिए, बड़े बड़े जो बोल्डर फॉर्म होते हैं फ्लाई रॉक, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। कहाँ पर करते हैं, ओपन कास्ट ब्लास्ट, ओपन कास्ट माइंस में। ये हो गया।
अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कुछ कुछ चीज़ें पिरामिड कट इज सिमिलर टू विच पैटर्न, इस चारों पैटर्न में से पिरामिड कट किस पैटर्न के सिमिलर होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कोन कट, क्योंकि कोन कट जो होता है ना वो आपका पिरामिड कट का मॉडिफाइड वर्जन होता है। ये समझ गए। वेज कट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सॉलिड ब्लास्टिंग में, सभी लोगों को पता है। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग जनरली वेज कट का यूज करते हैं। कोरोमंड कट इसका यूज हम लोग करते हैं टनलिंग में, या टनल वगैरह बनाते हैं ना वहां पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे अटल टनल आप लोग सुने होंगे, उसको बनाते समय हम लोग कोरोमंड कट का यूज करते हैं। बर्न कट कहाँ? जहां पर आपका स्टार्टा बहुत लूज हो, स्टार्टा बहुत लूज हो, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? बर्न कट का। ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोल माइंस सेफ्टी कम्स अंडर, कोल माइंस जो सेफ्टी है वो किसके अंतर्गत आता है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस बिल्कुल भी नहीं। जब ये नहीं होगा तो आपका सी होगा नहीं, डीजीएमएस के अंतर्गत आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी। ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हु विल प्रिपेयर प्लान फॉर विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, विड्रॉवल ऑफ जो सपोर्ट है उसका प्लान कौन प्रिपेयर करेगा डिप्लेडिंग के? तो आपको कौन बनाता है? तो आपको मैनेजर बनाता है। ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि माइनिंग सरदार शुड रिपोर्ट फॉर एनी डिफिशियंसी ऑफ सपोर्ट मटेरियल, कोई सपोर्ट मटेरियल का डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो माइनिंग सरदार जो होता है, जो माइनिंग सरदार होता है वो किसको रिपोर्ट करेगा? तो एजेंट को करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजर को करेगा? नहीं। अपने से ऊपर के अधिकारी को। वो रेगुलेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपका सपोर्ट मटेरियल का डेफिशिएंसी हो जाए तो माइनिंग सरदार अपने से ऊपर के अधिकारी को सूचना देगा। ये समझे। अभी आज का अंतिम क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप इज लिमिटेड टू, वाइंडिंग रोप का लाइफ कितना होता है? सभी लोग को पता है 3.5 साल होता है। 6 साल किसका होता है? सस्पेंशन गियर का होता है, सस्पेंशन गियर का होता है। यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट एक 60 क्वेश्चन का सेशन देखा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम से पहले इसका सारा जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर लूँ। अभी तक यदि आप हमारे क्लास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यदि आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।